एलोपैथी सप्रेस करती है, नेचुरोपैथी रिमूव करती है। इट्स रिमूवल ट्रीटमेंट और एलोपैथी सप्रेसिव ट्रीटमेंट। कहते नाम अनेक रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती क्रम से पेट साफ जब हो जाएगा। आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा, इन 11 आयामों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। कि संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, और जो कुछ आवे प्लेट में होए गटक नारायण। होए गटक नारायण पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। संयम क्या है भला नहीं हम जाने भाई, और रोगी जब हो जाएं खाएं पेटेंट दवाई। कि जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात। कि हम 100 वर्ष तक सुने देखें और 100 वर्ष तक हमारे हाथ पैर काम करते रहें। प्राकृतिक चिकित्सा और योग कैसे आपको अच्छा जीवन दे सकता है, निरोगी काया दे सकता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे बिना दवाइयों का प्रयोग करें, कैसे अच्छा खाना खा के और कैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं कायाकल्प योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में। ये स्थित है सोना रोड, गुड़गांव पे। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे डॉक्टर विजेता आर्य से इस वीडियो में। तो अब हम पहुंचे हैं कायाकल्प जो नेचुरोपैथी योगा सेंटर है वहाँ पर। अब बात करेंगे डॉक्टर विजेता आर्य जी से, जो इस पूरे सेंटर को रन कर रही हैं, और क्या कुछ यहाँ पर होता है, कैसे जो अस्वस्थ लोग होते हैं उनको कैसे देखभाल की जाती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका किसान तक पर। थैंक यू सो मच जी, जैसा कि आपके सेंटर का नाम है कायाकल्प, तो इसके बारे में कुछ बताइए और आप यहाँ पर क्या कुछ करती हैं इसके बारे में बताइए और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट एक रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पे हम साध्य असाध्य हर तरह के रोगियों का इलाज करते हैं। और जो कहीं ठीक नहीं हो पाते हैं, जो एलोपैथी वाले जवाब दे देते हैं कि अब ये पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है, वो भी यहाँ आकर के ठीक होते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि सर्दी जुकाम खांसी में कोई भी नेचुरोपैथी करना नहीं चाहता है। जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका सॉल्यूशन एलोपैथी वालों के पास नज़र नहीं आता है, तब वो नेचुरोपैथी की तरफ कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ बिना दवाइयों के मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों की सहायता से कोई 3 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 4 महीने में 100% रिज़ल्ट है यहाँ का। और एक भी पेशेंट आज तक ऐसा नहीं है जो बिना ठीक हुए गया हो। किसी को 10% अगर रह भी जाता है तो हम घर के लिए भी फॉलोअप करवाते हैं कि अब आप इसको घर में कीजिए, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये संजीवनी विद्या है। जिसने इसको नहीं सीखा उसने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। जी, अगर सरल भाषा में हम समझ पाएँ, एक बार आप अंदर आ जाएं ताकि हम समझ पाएँ कि नेचुरोपैथी में क्या क्या आता है। योग के बारे में तो सब जानते हैं और जो प्रमुख आसन होते हैं हम अधिकांश लोग हम करते हैं। हमारी सुबह कक्षा चलती है, गर्मियों में तो 5:30 से 7 बजे तक चलती है, और सर्दियों के अंदर ये 6 बजे से 7:30 तक चलती है, जहाँ हम 1.5 घंटे तक आसन, प्राणायाम, पावर योगा या थेरेप्टिकल योगा। आजकल किसी को जॉइंट्स में पेन है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, तो हम उनको हैवी योगा या पावर योगा ना करवा के थेरेप्टिकल योग सिखाते हैं। ये आप ट्रैक्शन थेरेपी देख सकते हैं, सामने रस्सियाँ बांधी हुई हैं जिससे पैर को बांध करके और ट्रैक्शन दिया जाता है। जिसको नी पेन है, बैक में पेन है या लीवर बढ़ा हुआ है, उनके लिए ट्रैक्शन थेरेपी बहुत यूज़फुल है। फिर आगे एक इधर बैक के लिए, कर्व के लिए, जिनको बैक में पेन होता है, ये सामने लगा हुआ है। तो ये तरह तरह की यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से उनको थेरेपियाँ दी जाती हैं। बेल्ट के थ्रू है या व्हील के थ्रू है। सुबह का सेशन जब ख़त्म होता है हमारा, तो आगे फिर सेशन हमारा शुरू होता है नेचुरोपैथी का। अच्छा। और इधर हमारा ये ऑफिस है जिसमें अवार्ड हैं काफ़ी सारे। मैं नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योग में, और इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो ये मेरे इधर रिकॉर्ड्स का और मेडल्स का सारा
सिस्टम आप देख सकते हैं। ये मेरे पिताजी हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी। ही इज़ द सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ ऑफ इंडिया, जिन्होंने स्वामी रामदेव के पिताजी का इलाज किया था और आज वो 85 वर्ष की उम्र में बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं, जबकि वो 20 साल की उम्र में सुसाइड करने का सोचते थे, बहुत बीमार रहते थे। और ये नेचुरोपैथी और योग की बदौलत ही उनको नया जीवन मिला। उनको नया जीवन मिला तो हम भाई बहनों को भी प्रेरणा मिली, और मैं भी फिर पहले लेक्चरर थी कॉलेज में, प्रेरणा लेकर के उनसे हम तीनों बहन भाई नेचुरोपैथी के फील्ड में हैं आज, और बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तीनों ही सेंटर हमारे। तो आइए आज मैं आपको नेचुरोपैथी के थेरेपी रूम में लेकर के चलती हूँ कि हम क्या क्रियाएँ करवाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी सेंटर के जेंट्स थेरेपी सेक्शन में, जहाँ पे हम क्या क्या करवाते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी है। बेसिकली हमारी सारी बीमारियाँ पेट से कनेक्टेड होती हैं। जब हमारा पेट डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। आंत भारी तो मात भारी। जिसकी आंतों में गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है और रेक्टम के अंदर पानी इंसर्ट किया जाता है और जो क्लींजिंग करने के बाद बाहर निकल जाता है। तो ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी यहाँ सभी को करवाई जाती है। आगे चलें तो ये एनीमा रूम है, आप देख सकते हैं। एनीमा में यहाँ पेशेंट को लिटा दिया जाता है, एनीमा का पाइप इंसर्ट करके रेक्टम में। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन क्लिनजिंग है, वो डीप फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन क्लिनजिंग है। दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों अपना अपना वर्क करती हैं। ये यहाँ पे हम लोग स्टीम बाथ, कटी स्नान और मिट्टी की पट्टी यहाँ पे लगती है। इसी तरह से हमारे जो बाहर के सेक्शन है थेरेपी के, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली जब मिट्टी की पट्टी लगती है पेट के ऊपर, माथे के ऊपर, तो पेट का जो मल है वो फूल जाता है। जैसे आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाए तो उसे डिप कर देते हैं हम बाल्टी के अंदर, और वो बहुत तेज़ी से मल हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। और इसके बाद फिर एनीमा करवाया जाता है। जब एनीमा होता है तो वो सारा मल बाहर निकल जाता है। यही प्रोसीजर हम नेचुरोपैथी के अंदर देते हैं। पहले मड पैक लगता है पेट के ऊपर, गर्म पानी की बोतल से सिकाई की जाती है और इसके बाद एनीमा या कॉलन हाइड्रोथेरेपी की जाती है। ये है हमारा लेडीज सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहले ये मसाज रूम है, ये एनीमा रूम है, ये इधर वॉशरूम है, ये हैंड एंड लेग का फुट बाथ एंड आर्म बाथ, ये हमारा कटी स्नान, और ये हमारा पूरा सोना बाथ, स्टीम बाथ। यहाँ पे मड पैक लगता है। तो ये तरह तरह की थेरेपियाँ यहाँ पे पेशेंट्स को हम सुबह देते हैं। सुबह 6 से 7:30 योगा के बाद यहाँ पे थेरेपी दी जाती है, और फिर शाम को 2 बजे के से हमारा थेरेपी शुरू हो जाती है 5 बजे तक। शिरोधारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जिनको हेयर फॉल हो रहा है, जिनको आई साइट वीक हो रही है, या कोई भी न्यूरो की प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये हमने इसी तरह से इको फ्रेंडली हट बनाई है, जिसकी वजह से ये बाहर की हवा भी अंदर आती रहे और यहाँ पेशेंट लेट करके बड़े शांति से शिरोधारा का आनंद ले सकें। ये स्पाइनल बाथ और हॉट इमर्शन टब बाथ है, जिसमें लिटा करके जिनको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, या स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, या कोई किडनी पेशेंट है, पार्किंसन है, उनके लिए ये दोनों थेरेपियां हैं, हॉट इमर्शन एंड स्पाइनल बाथ। मिट्टी के संसर्ग से है सब तत्वों का मेल, मिट्टी से ही दृश्य जगत में रचा हुआ है खेल, रचा हुआ है खेल खिलौने सब मिट्टी के, खाने वाले मिट्टी के और भोज्य पदार्थ मिट्टी के। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मिट्टी चिकित्सा सर्वोपरि मानी गई है। ये हमारे आप आज देख सकते हैं कायाकल्प के अंदर पूरा मिट्टी का अखाड़ा बनाया हुआ है। इसके अंदर खोद करके, आजकल ये थेरेपी शहरों में तो देखने को ही नहीं मिलती। वहाँ मिट्टी थोड़ी थोड़ी डिब्बों के अंदर रखी जाती है और बस पेट के ऊपर और माथे के ऊपर अप्लाई की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरा मिट्टी में दबाने की व्यवस्था है कि गड्ढा खोदा जाता है पूरा लंबा, पेशेंट जितना लंबा है उतना गड्ढा बना करके उसको दबा दिया जाता है, और सिर्फ उसका गर्दन बाहर रहती है। और बहुत तेज़ी से ये मिट्टी के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, ये हमारी पूरी बॉडी को रिजुविनेट करता है। मोटापे के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए ये मिट्टी है जो घोल करके शरीर के ऊपर लगाई जाती है, मड बाथ करवाया जाता है, और फिर ये स्प्रिंकल बाथ के अंदर उनको नहलाया जाता
है, बड़ी तेज़ी से शावर से पानी अंदर जाता है और पूरी बॉडी के हमारे जो बंद नसें होती हैं, ब्लॉकेज होती है, वो सब खुल जाती है। मिट्टी स्नान के तो लाभ मैं कहूँ चमत्कारिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैम यहाँ पर ये मिट्टी के पूरा ये आपने हट बनाया हुआ है, जैसे मड हाउस का काफ़ी प्रचलन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में रह कर के हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि पूरा दिन एसी में कवर्ड के अंदर रहना और बॉडी हमारी कहीं ना कहीं मरती जा रही है। जैसे फ्रिज के अंदर जो सामान रखा होता है वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन कम होती जाती है। ऐसे ही घर हमारे डिब्बा बंद हो गए पूरे के पूरे। एसी लगा लेते हैं, अभी आजकल सर्दियां हैं तो बंद करके पूरा का पूरा कवर्ड करके उसको हीटर लगा करके बैठ गए हैं। तो बॉडी भी हमारी ऐसे ही मरती जा रही है, जैसे फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान देखने में ठीक लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट रखा है मड हाउस का। ये जो कच्चा है बाहर से, इसके अंदर से ऑक्सीजन पूरी जाती है। ऊपर है, छत है, तो ये फूस की है, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर से भी ऑक्सीजन पूरी मिलती है। तो जो इनके अंदर रहेंगे उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और नेचुरोपैथी का मतलब भी यही है कि नेचुरल एटमॉस्फेयर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाया जाए। इसमें किसी तरह का कूलर या एसी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये पूरा एयर कंडीशन से भी बेटर रहता है, जहाँ पे ठंड में बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड नहीं लगेगी और गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। टीवी लगा हुआ है, अलमीरा है, बेड है, तो पेशेंट आराम से यहाँ पे इजीली स्टे कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए और नेचुरोपैथी को एंजॉय कर सकते हैं। और नेचुरोपैथी का मज़ा तभी है जब आप नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहें। अदरवाइज़ शहरों के अंदर नेचुरोपैथी पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे खुला माहौल नहीं है। इस तरह का कच्चा आप ऊपर देखें तो आपको गांव की याद आ जाएगी। कभी गांव में पहले आप ऐसे रहा करते थे, तो जहाँ से चले थे वापस लौटना तो हमें पड़ेगा एक ना एक दिन, बैक टू पवेलियन करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। मॉडर्निटी ने हमें, पाश्चात्य संस्कृति ने सिवाय बीमारियों के, सिवाय परेशानियों के कुछ दिया नहीं है। इसी तरह से ये आगे भी कॉटेज है दूसरी, तो ये सेम ही है। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने पूरा आपका देख लिया कैसे आप यहाँ पर कायाकल्प में लोगों की कायाकल्प करते हैं। अब अगर हम शुरुआत से जानना चाहें, हमारे दर्शक जो हैं किसान तक के, वो जानना चाहें कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग क्या है और इसको कैसे हम अपने घर में से शुरुआत कर सकते हैं? क्या कोई किताब ऐसी है, क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं? कैसे इसकी शुरुआत कैसे करें अपने को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, मैं तो कहती हूँ प्राकृतिक चिकित्सा ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है। ये मानव निर्मित नहीं है। ईश्वर ने हमें बीमार रहने के लिए तो बनाया ही नहीं है। जब भी आपकी आँख में कोई कचरा चला जाता है तो आंसू निकलना शुरू हो जाता है। नाक में कोई गलती से कुछ मक्खी मच्छर चला जाता है तो आपको छींक आ जाती है। तो ये नेचुरल है या अननेचुरल? प्रकृति में जब भी कोई गलत टॉक्सिन्स या कोई कचरा अंदर जाएगा तो उसको निकालने के लिए प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया रोग नहीं है, प्रतिक्रिया इलाज है। हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि शरीर के अंदर जब गंदगी चली जाती है तो उसको निकालना बेहतर है बजाय दबाने के। एलोपैथी सप्रेस करती है, नेचुरोपैथी रिमूव करती है। इट्स रिमूवल ट्रीटमेंट और एलोपैथी सप्रेसिव ट्रीटमेंट। अब हम गंदगी को रोज़ दबाते रहें, एक दिन ऐसा आता है कि ब्लास्ट हो जाता है, आपको डस्टबिन उठा के बाहर फेंकना ही पड़ता है। हम यही काम कर रहे हैं। सर्दी जुकाम होता है, दवाइयाँ खा लेते हैं, कहीं जॉइंट्स पेन होता है, दवाइयाँ खा लेते हैं, पेट में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, दवाइयाँ खा लेते हैं, और एक दिन ऐसा आता है वो छोटी सी बीमारी बढ़ कर के इतनी असाध्य हो जाती है, वही कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। कैंसर ऐसे ही होता है, रोज़ छोटी छोटी बीमारियों को दबाते दबाते सालों तक हमारी बॉडी थक चुकी होती है उसको निकालने की कोशिश करते करते, और वो ब्लास्ट हो कर के फिर वो कैंसर में कहीं स्टोन बन जाता है, कहीं गाल ब्लैडर में पथरी बन जाती है, कहीं किडनी में स्टोन सिस्ट हो जाता है। यूट्रस में आजकल पीसीओडी पीसीओएस क्या है? यही है। जहाँ गंदगी फॉरेन मैटर डिपॉजिट होता है वहाँ रोग का नाम अलग पड़ जाता है। पेट में पड़ा हुआ मल है उसे कोलाइटिस कहते हैं, सिर की तरफ चला गया उसको माइग्रेन कहते हैं, चेस्ट की तरफ आ जाता है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, नाक की तरफ चला जाता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं, कंधों में चला जाता है उसको सर्वाइकल कह देते हैं, घुटनों में आ जाता है उसको अर्थराइटिस कह देते हैं, बैक में चला गया उसको स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन कह देते हैं। कहते नाम अनेक, रोग तो एक ही होता।
विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता, रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती क्रम से पेट साफ जब हो जाएगा। हमारा सबसे पहला टारगेट होता है शरीर का शोधन करना, आंतों की इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग करना। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहला काम है आंतों की सफाई करो। आंतें अगर हमारी ख़राब ना हो तो हम 100 वर्ष तक मर नहीं सकते। ये इतना बड़ा साइंटिफिक ट्रुथ है जिसे आजकल लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और वो ढूंढ रहे हैं, कारण ढूंढ रहे हैं रोग का कारण क्या है। हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत लाइफस्टाइल सारे रोगों का कारण है। जब हम ये सारे आयामों पे काम करते हैं, केवल मात्र 2-4 आसन करने से कोई ठीक नहीं होगा, केवल मात्र अपनी डाइट ठीक करने से ठीक नहीं होंगे, केवल मात्र कुछ अपना रूटीन हमने ठीक कर लिया तो ठीक नहीं होंगे। हमें ज़रूरत है हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ। अगर हम हॉलिस्टिक हेल्थ चाहते हैं कि समग्र स्वास्थ्य चाहिए, संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए एक आदर्श चिकित्सा पद्धति है आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा। इन 11 आयामों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और आप लग भी रहा है कि इतनी सारी काम अगर हम करते हैं तो हम स्वस्थ और निरोगी काया लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, जो लोग 9 to 6 का वर्क कल्चर अपना चुके हैं, वही जॉब कर रहे हैं, सुबह उठना, फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को घर आना और खाना पी के सो जाना, वॉक कुछ लोग कर लेते हैं, सुबह जिम में चले जाते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, तो उनको क्या बेसिक स्टेप करने चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहे? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आपने बताई, मुझे तो नहीं लगता कि संभव हो पाएंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, किसी को पूछो समय है, जिस समय नहीं है। पैसा है उनके पास देने के लिए, लेकिन समय नहीं है। बल्कि कई बार मैं व्यंग्य में कहा करती हूँ, जो यहाँ पेशेंट आते हैं कि क्या समय दे पाओगे 4 महीने का, तो पहले तो समय ही नहीं होता। तो समय नहीं, संयम नहीं, और श्रम दियो बिसराए, और भोगों पे खर्चा किया, बोलो स्वास्थ्य कहाँ से पाए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, समय, संयम, श्रम और शुल्क, 4 एफर्ट हमें करने ही पड़ेंगे अगर आप स्वास्थ्य पाना चाहते हो। तो यहाँ हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है 7 दिन का। 7 दिन लाइफ में कभी भी एक बार आप निकाल लो और इसको सीख लो। सीखने के बाद तो आप इसको लाइफ टाइम फॉलो करें, घर में रह करके। आपको कहीं जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर बार, नौकरी, बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रह करके ये सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ फ्लैट्स के अंदर सब कुछ शुरू करवा रखा है। लोगों ने अपनी बालकनी के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला करके रखी हुई है। पूरा अपने घर को नेचुरोपैथी सेंटर में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है नॉलेज की। वो नॉलेज के लिए 7 दिन का समय आपको लाइफ में कभी भी एक बार निकालना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता, लोग घूमने भी जाते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं। तो जब आपका कभी ऐसा मन करे कि मुझे पिकनिक के लिए जाना है या गेट टुगेदर करनी है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है इस तरह से नेचुरोपैथी सेंटर में आए, कच्चे हाउस के अंदर, मड हाउस के अंदर हम रहें, मिट्टी लगा करके पूरे शरीर के अंदर हम थोड़ी देर के लिए धूप में लेटे रहें, मिट्टी के अंदर दबना, स्टीम लेना, मसाज करना। अपक्व शाकाहार, पूरी तरह से नेचुरल फूड उनको दिया जाता है, जो यहीं उगाया जाता है। पीछे हमारा फार्म है, तो उसी के अंदर उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां उनको खिलाई जाती हैं। तो जब भी कभी आपके पास टाइम हो कि 7 दिन का मेरे पास टाइम है, और हमारी गाड़ी को ज़रूरत भी पड़ती है, हर साल एक बार 7 दिन के लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। 2 किलो एक्स्ट्रा वेट भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कई लोग सोचते हैं वेट बढ़ रहा है तो हेल्दी हो रहे हैं हम, या पेट हमारा छाती से बाहर निकल रहा है, तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिन्स, ये फॉरेन मैटर, ये जो कचरा है हमारे पेट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। अगर आप सोच रहे हैं सर्दियों में क्या हो गया, 2-4 किलो वेट बढ़ गया, तो आपका एक आइडियल वेट होता है, उसके एक्स्ट्रा अगर 2 किलो वेट भी एक्स्ट्रा है, तो समझ जाएं कि बॉडी के अंदर वो फॉरेन मैटर ही है, टॉक्सिन्स ही हैं, और वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। उनको आपने रिमूव करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जी, खान पान की अगर बात करें, जैसे हम फास्ट फूड आजकल प्रचलन काफ़ी चल गया है, या फिर ये जो मैदा से बनी हुई चीज़ें, चाहे वो मोमोज हो, ब्रेड्स हो, तो कितना परहेज कर सकते हैं, कितना कैसे इनसे बच सकते हैं, और इसकी जगह क्या हम लें जिससे हम स्वस्थ रहें? बिल्कुल, आजकल परहेज की बात बच्चों को तो अच्छी लगती नहीं है, और बड़े बुजुर्गों की मजबूरी हो गई है कि उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि बीमारियां इतनी सारी लग चुकी हैं कि डॉक्टर ने सब कुछ ही खाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन अब हम कुछ एक ऐसा बीच का रास्ता अपना सकते हैं
कि हम सब कुछ खाने लायक रहें, खा सकें, लेकिन भोजन, सब कुछ का मतलब है भोजन जितनी भी तरह का है हम खा सकें। और जो भोजन है ही नहीं उसके लिए हम बच्चों को बताएं कि बेटा ये मैगी है, ये बर्गर पिज़्ज़ा है, ये हमारा भोजन ही नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे लिए हार्मफुल है और इसको हम भोजन कह ही नहीं सकते। कई बार मुझे याद आती हैं कि संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, और जो कुछ आवे प्लेट में होए गटक नारायण, होए गटक नारायण पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। संयम क्या है भला नहीं हम जाने भाई, और रोगी जब हो जाएं खाएं पेटेंट दवाई। दवा खाएं नित नहीं खाट में सड़ते रहते, और मौसम को देते दोष कर्म नहीं अपने लगते। कई लोग ये कहते हैं एक ही ज़िंदगी मिली है, क्या रखा है, आप तो कच्चा खिलाओगे, वहाँ थेरेपी लेनी पड़ेगी। हम तो सब कुछ खाते हैं, बस बाद में एक गोली खा लेते हैं। एक सुबह गैस की गोली खानी होती है, एक बीपी की खानी होती है, एक शुगर की खानी होती है, चल रही है ज़िंदगी। कभी ऑपरेशन भी हो गया तो ऑपरेशन करवाया है, कभी गाल ब्लैडर निकलवा दिया, कभी किडनी निकलवा दी, कभी इधर से हमने लंग्स का करवा लिया, कभी टॉन्सिस कटवा दिए। जहाँ जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, साइनोसाइटिस हो गया, ऑपरेशन करवा दिया। तो ऑपरेशन करवाने के बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है, ना उनकी डाइट चेंज होती है, ना उनका दिनचर्या चेंज होती है, वो फिर उसी तरह से भागम भाग वाली लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति सुख चाहता है और उस सुख की दिशा में जाते जाते वो शरीर का पूरा कबाड़ा कर चुका होता है। आजकल इसका एक नॉर्मल जो एक रास्ता ये है कि इतना पसीना बहाओ कि आप भोजन को हजम कर सको। खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको पचाना ज़रूरी है। अभी लोग कहते हैं जी दूध तो बढ़िया चीज़ है, बादाम तो बहुत अच्छा है, घी तो व्यक्ति को खाना ही चाहिए 1-2 चम्मच। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी कि नहीं खाओगे तो शरीर में वीकनेस आ जाएगी, थकावट आ जाएगी। दाल रोटी भी अगर हजम करनी है आपको तो पसीना बहाना पड़ेगा, उसके लिए भी 1 घंटा मेहनत चाहिए, पर मेहनत होती ही नहीं है। हम सुबह उठते हैं, बस तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल गए, या लेडीज़ हैं तो उनको छोटे मोटे काम होते हैं, बाकी घरों में सबके मेड लगी हुई होती है, तो वो खाया पिया हमारा सारा का सारा डिपॉजिट होकर के बॉडी में रोग बना रहा है, एनर्जी नहीं दे रहा, जो ताकत आनी चाहिए थी। 2 चम्मच घी खाने के बाद तो व्यक्ति को कम से कम 4 चम्मच पसीना तो बहाए वो। अब 5 बादाम खाए हैं वो व्यक्ति खाएगा 5 बादाम जो 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा। ड्राई फ्रूट्स बहुत बढ़िया है जी, ये तो अखरोट तो खाना ही चाहिए, इससे जॉइंट्स पेन नहीं होगा आपको, बहुत अच्छा है ड्राई फ्रूट्स। लेकिन उनके लिए जो मेहनत करते हैं, दूध बहुत बढ़िया है गाय का, लेकिन उनके लिए जो गाय पाल करके उसके पीछे मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के अगर खाओगे कितना ही बढ़िया से बढ़िया खा लेना, मैं कहती हूँ कितना ही अच्छे से अच्छा खा लेना, कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका, वो रोग ही बना रहा है अंदर जा कर के। इसलिए सुबह 1 घंटे 2 घंटे मेहनत करें, पूरे दिन भर एक्टिव रहें, जितना हो सके पैदल चलें, शाम को खाने के बाद भी 1-2 घंटे के लिए एक्टिव होना चाहिए आपको, बिस्तर पे पड़े पड़े नहीं खाना है। तो ये सारा प्रोसीजर है पेट का। अगर हमारा हजम हो रहा है तो सब कुछ ठीक है जो आप खा रहे हैं, लेकिन डाइजेस्ट ही कुछ नहीं हो पा रहा, और मोस्टली बीमारियां आती यहीं से हैं कि हमारा डाइजेशन वीक हो चुका है। रोटी इतनी सी खाने के बाद भी ब्लोटिंग, पेट पे ऐसे हाथ लगाओ तो फूला फूला नज़र आता है, गैस बनती रहती है, फिर ऊपर एसिडिटी होती रहती है, अगले दिन पेट साफ़ नहीं होता, फिर पेट साफ़ करने के लिए कायम चूरन और पेट सफ़ा और पता नहीं क्या क्या चूरन चटनियाँ खाने पड़ते हैं। कितना खा लेंगे, ऊपर से कहेंगे ये इनो पी लो, अभी ये हाजमोला पचमोला खा लो, इतना खाया क्यों था कि उसको पचाने की ज़रूरत पड़े। तो ये सारा का सारा हमने यहाँ जो जमाखोरी शुरू की है, इसको सिस्टम को तो हमें बदलना पड़ेगा। जो पचता नहीं उसको खाना नहीं, ये नियम। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि आजकल नॉनवेज का काफ़ी ट्रेंड बढ़ा है, लोग प्रोटीन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो क्या ये नॉनवेज और ये जंक फूड और ये फास्ट फूड को आप लोग एकदम साइड कर देते हैं? किस तरीके की डाइट आप लोग प्रेफर करते हैं? देखिए, नॉनवेज हमारा भोजन नहीं है, इंसान का भोजन नहीं है। इसको आप कैसे मानेंगे कि नॉनवेज हमारा भोजन नहीं है? अगर हम मांसाहारी प्राणी होते तो हमारे नेल्स भी ऐसे शार्प होते जैसे बिल्ली के होते हैं। हमारे जो ये 2 कीले हैं ये भी बाहर की ओर निकले होते और इतने शार्प होते कि हम चलते हुए किसी मुर्गे को दबोच करके खा सकते। अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते तो हम भी उनकी तरह जीभ से पानी पीते, सिप कर कर के पानी पीते, लेकिन ये सिम्टम हमारे नहीं है। आप देखें तो हमारे नाखून गाय की तरह फ्लैट हैं, चोंच वाले नहीं हैं।
हमारे दांत भी गाय की तरह फ्लैट हैं, घोड़े की तरह फ्लैट हैं, गधे की तरह फ्लैट हैं। मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणियों की कुछ पहचान होती है। जब आप ये सारे संकेत देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर अगर इंसान पकड़ के किसी जानवर को अपने आप दांतों से चीर करके खा सकता तो वो मांसाहारी प्राणी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको तो साफ़ किया हुआ मांस चाकू छुरी से कटा हुआ मिलेगा, पका करके तब वो खा पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं खा पाएगा। जब हमारे दांत इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए गए, हमारे नेल्स डिज़ाइन नहीं किए गए, तो आंतें कैसे डिज़ाइन की गई होंगी नॉन वेज खाने के लिए? तो नॉन वेज पेट के अंदर 40 दिन तक पड़ा हुआ सड़ता है। अब पेट के अंदर आपके कोई लाश 40 दिन तक पड़ी रहेगी, क्या है ये? साइंस है, नॉन साइंस है? ये वैदिक संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, क्या है? तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जो भी लोग मांसाहार कर रहे हैं आज से ही खाना बंद कर दें, वरना वो जो आत्माएं हैं जो पशुओं की, वो तो आपको परेशान करेंगी ही करेंगी, लेकिन वो जो 40 दिन की लाश आपके पेट के अंदर पड़ी हुई है उसका क्या होगा? वो निकलता ही नहीं है पेट के अंदर से 40 दिन तक। तो मांसाहार हमारे लिए नहीं है। ऐसी जगह जहाँ पे सब्जियाँ नहीं हैं, फल नहीं है, पत्ते नहीं हैं, अन्न नहीं है, दूध नहीं है, वहाँ पे उन लोगों की मजबूरी हो गई। वो हम कहते हैं ना, अंग्रेज़ों के टाइम में हम गुलाम थे, तो कुछ चीज़ों में हमारी मजबूरी थी, अंग्रेज़ी शिक्षा को पढ़ने की हमारी मजबूरी थी। लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। स्वतंत्र होने के बाद भी अगर हम अपनी माँ को मम्मी बोल रहे हैं तो ये हमारी पराधीनता है, हमारी कहीं ना कहीं निष्कृष्टता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपना नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे फल सब्जी सलाद दूध नहीं है, वहाँ के लोग खाएंगे ही मांस। चाइना में है ही नहीं अवेलेबल, उनके पास साग सब्जी है ही नहीं अवेलेबल, तो वो ज़्यादातर मांस के ऊपर डिपेंडेंट है। इतने सारे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं जहाँ पे होता ही नहीं, उगता ही कुछ नहीं है, तो वहाँ पे मांस खाना उन लोगों की मजबूरी है। जैसे यूरोप में लोगों को जीन्स पहनना बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अपने यहाँ जून जुलाई के महीने में जो व्यक्ति जीन्स पहनते हैं, क्या ये उनकी मजबूरी है? तो हम अपने आदतों को देखें कि हमारा देश क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है। अब खीरा खाने के बाद कभी कुल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना सा बिस्किट का टुकड़ा खाते हो तो तुरंत कुल्ला करने के लिए भागते हो। अगले दिन पेट साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पपीता खा रहा है, अमरूद खा रहा है, नॉनवेज खा के देख लो, आपको मोशन ही नहीं होगा अगले दिन। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि शरीर के ऊपर प्रभाव क्या आ रहा है। और चलो शरीर का हमने इग्नोर कर दिया, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन मन, शरीर और आत्मा, केवल मात्र ये हमारा दिखाई देता हुआ भौतिक शरीर नहीं है, इसके अंदर 5 शरीर हैं। योग के अंदर हमारे 5 शरीर होते हैं। अन्न में शरीर है, मनो में शरीर है, प्राण में शरीर है, विज्ञान में शरीर है और आनंद में शरीर है। जब इन 5 शरीरों के बारे में आप सोचने लग जाओगे कि हमारे प्राण पे इसका क्या असर पड़ेगा नॉनवेज का, हमारे मन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारा तो सारा आनंद ही ख़त्म हो जाएगा। आनंद में कोश वाला जो शरीर है वो तो मर ही जाएगा जी। तो इतना डीप में जाने की कोशिश नहीं करते ना आजकल हम। हमें तो लगता है कि हाँ बॉडी बन रही है, जिम जा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं मन, शरीर, आत्मा, तीनों के लिए ही वो हार्मफुल है। जो आज अच्छा लग रहा है वो कल घातक साबित होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि तमाम बीमारियों के बारे में तो हमको पता है, लेकिन फिर भी आपके पास किस तरीके के जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं? मतलब क्या बीमारी ऐसी हैं जो बीते वर्षों में आपने अनुभव की हैं कि इस तरीके के रोगी आपके पास आ रहे हैं, और क्या उसका नेचुरोपैथी से फाइनल रिजल्ट रहा? मतलब लोग क्या वाकई में स्वस्थ हो पाते हैं, और किस तरीके की बीमारियाँ आती हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में हर रोग ठीक होता है, और मैं अगर ये कहूँ कि अगर 1% ठीक नहीं भी हो रहा है तो उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया यहाँ पे, 7 दिन 15 दिन उसने उपचार लिया, हाँ, और उसको लगा कि मेरे को जितना फ़ायदा होना चाहिए था, क्योंकि वो सोच के आता है कि मैं यहाँ से 7 दिन या 15 दिन में ठीक हो करके जाऊँगा, लेकिन उसको वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई कि भाई मैं 1% 2% मेरा रोग अभी बचा हुआ है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो वो हम कहते हैं आगे 4 महीने इसको घर पे फॉलो अप कीजिए, क्योंकि ना तो रोग एक दिन में आता है ना एक दिन में जाता है। अगर 5 साल का रोग है तो 5 महीने लगाओ, 10 साल का रोग है तो 10 महीने लगाओ, मतलब समय तो हमें रोग को देना पड़ेगा। अगर 7 दिन का रोग है तो डेफिनेटली 7 दिन में ठीक भी हो जाता है। जितना लंबा समय रोग है उतना लंबा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। हमारा मोड ऑफ वर्क कैसा है? अगर पेशेंट धूल धुएं पॉल्यूशन के अंदर काम कर रहा है
तो उसको वो जो अस्थमा है, उसको जो खांसी है, जो बलगम की प्रॉब्लम है, वो कभी जाने वाली ही नहीं है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, उसकी मजबूरी है वहाँ पे काम करना, या हमारी नाइट शिफ्ट में काम करना है, तो वहाँ वो बीमारियाँ चलेंगी, वो जाती ही नहीं है कभी भी। रोगी की एज कितनी है, 50 साल से नीचे वाले सारे रोगी पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन 50 साल के ऊपर 70 साल तक एक मीडियम कैटेगरी होती है जहाँ पे स्लो प्रोसीजर हो जाता है रोगों को ठीक होने का। और 70 साल से ऊपर कई बार हम लोग कह देते हैं कि चलो अब 5 साल तक 10 साल तक आपने जीना है तो थोड़ा परहेज कर लो, और अगर एलोपैथी की दवाइयों का भी सहारा लेना पड़े तो ले लो, और थोड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना पड़े तो वो भी ले लो, क्योंकि शरीर में जीवनी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन बचपन में जीवनी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मैं कहती हूँ अगर बचपन में ये बातें उनके को सिखा दी जाएँ कि कैसे प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश और योगासन के द्वारा आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, तो वो व्यक्ति 100 वर्ष तक, ये कहते हैं ना जीवे में शरदः शतम, हमारे यहाँ ऋग्वेद के अंदर, वेदों के अंदर एक बहुत अच्छा हम प्रार्थना करते हैं कि जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात, कि हम 100 वर्ष तक सुने, देखें और 100 वर्ष तक हमारे हाथ पैर काम करते रहें, लेकिन किसी से हमें ये ना कहना पड़े उठा के एक गिलास पानी पकड़ाना, मतलब हम अपने हाथ पैरों को चलते हुए यहाँ से जाएं। अब इस प्रार्थना को अगर हमें यथार्थ करना है, चरितार्थ करना है, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आज हमारा फोकस है नस्ल बदलो। जो 7 दिन का बच्चा यहाँ कोर्स करके जाएगा, अभी मेरे पास यहाँ पे कनाडा से एक सरदार जी हैं, कमलप्रीत जी, वो अपनी फियांसी के साथ, अपनी मंगेतर के साथ बोले शादी होने वाली है। मैंने कहा बिफ़ोर मैरिज अगर आप यहाँ आ जाते हो 7 दिन का कोर्स करने, तो आपके बच्चे लंगड़े, लूले, अपंग, कुड़ौल, आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाय बर्थ उनको चश्मे चढ़े हुए हैं, बाय बर्थ इम्यूनिटी वीक हो रही है, बाय बर्थ शारीरिक कुड़ौलता उनके अंदर पैदा हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स से कन्वर्ट हो रहा है। पेरेंट्स को नॉलेज नहीं थी, अभी बच्चों के अंदर वही विकलांगता पैदा हो गई, अब वो उसे पूरे लाइफ टाइम तक सफ़र करते हैं। बच्चे हैं या बच्चा पैदा होने से पहले उसके पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं, तो वो 100 वर्ष तक का जीवन बी फ्री फ्रॉम डिजीज़, डायग्नोसिस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स इन 4D से बचे रह सकते हैं। इसलिए कटने पिटने से पहले आएँ, डॉक्टर के पास जाने से पहले आएँ। मेरा यही रिक्वेस्ट है आज सभी के लिए कि नेचुरोपैथी और योग उनके लिए बहुत अच्छा है जो अभी कटे पिटे नहीं हैं, जिनके कोई पार्ट्स निकाले नहीं गए हैं, और इधर तो पैसा भी ख़त्म हो जाता है, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करके दे दिए जाते हैं और सॉरी बोल दिया जाता है, उसके बाद भी कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ नेचुरोपैथी में हम इतना वर्क करते हैं उनके ऊपर, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है अरे नेचुरोपैथी में तो परहेज बहुत करवाते हैं। लेकिन संयम और पुरुषार्थ जहाँ है, स्वास्थ्य वहाँ है, भोग और प्रमाद जहाँ है, रोग वहाँ है। ज़्यादा खा कर के, व्यसन में, बहुत ज़्यादा भोग विलासिता वाले जीवन को जी करके कोई व्यक्ति स्वस्थ रह नहीं सकता। उसके लिए हमें इसी मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। जी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज डॉक्टर विजेता आर्य जी ने हमको बता दी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी समझ पाए होंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा और योगा और सही खान पान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर इसको आज से अगर अपने आप बच्चों को सिखाते हैं, अपनी नई पीढ़ी को सिखाते हैं और इस पर खुद अमल करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप कितना स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। आपकी नई जो जनरेशन है वो भी काफ़ी स्वस्थ पैदा होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं, और डॉक्टर विजेता आर्य का ये जो पूरा नेचुरोपैथी का सेंटर है, इसकी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।